बच्चे हम लोग आज एक नए चैप्टर के साथ स्टार्ट करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। पहला चैप्टर आपका क्लास 11th का मैं पूरा कर चुका हूं बच्चे, लिविंग वर्ल्ड, और दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं बच्चे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो इसमें सबसे पहला टर्म आता है बच्चे स्पीसीज कॉन्सेप्ट। तो स्पीसीज कॉन्सेप्ट दिया गया था बच्चे जॉन रे के द्वारा। स्पीसीज कॉन्सेप्ट जो दिया गया था बच्चे जॉन रे के द्वारा दिया गया था। और स्पीसीज कहने का मतलब क्या होता है, तो बायोलॉजिकल स्पीसीज कहने का मतलब बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज की बात कर लेते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या कुछ इसका नेचर होगा, कैसे हम इसको बोलेंगे। लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये पार्ट है, टेक्सोनॉमी का एक पार्ट है, इसकी बात करते हैं। तो दैट इज अबाउट द बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। सो अकॉर्डिंग टू अर्नस्ट मायर, a group of individual which can naturally interbreed and produce fertile offspring are called as biological species। मान लीजिए दो ऑर्गेनिज्म का इंटरब्रीड, दो ऑर्गेनिज्म को आपस में इंटरब्रीड करवाते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन कर रहा है। फर्टाइल ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन किया तभी जाके हम बोलेंगे कि ये दोनों ऑर्गेनिज्म सेम स्पीसीज से बिलोंग कर रहा है। और अगर स्टेराइल ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन किया तो कभी भी हम बोलेंगे कि ये दोनों सेम स्पीसीज से बिलोंग नहीं कर रहा है। जैसे म्यूल की बात कर लेते हैं, म्यूल की बात कर लेते हैं तो डंकी और हॉर्स का मेटिंग का रिजल्ट है। तो म्यूल की बात कीजिएगा तो स्टेराइल प्रोडक्ट आ रहा है, फर्टाइल प्रोडक्ट नहीं आ रहा है ना, इसमें ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी नहीं है। तो स्टेराइल ऑफस्प्रिंग आ रहा है तो क्या बोल लीजिएगा, बोलिएगा बच्चे कि ये दोनों ऑर्गेनिज्म सेम स्पीसीज से बिलोंग नहीं करते। सो दिस कॉन्सेप्ट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में तो इंटरब्रीडिंग हो ही नहीं रहा बच्चे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हो ही नहीं रहा है। तो क्या ये डिफिनेशन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म या असेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के लिए एप्लीकेबल होगा? सर जी नहीं एप्लीकेबल होगा। तो अगर एप्लीकेबल नहीं होगा तो अब यहां पे हम स्पीसीज को कैसे डिफाइन करेंगे, अब यहां पे क्या रूल रेगुलेशन लगाएंगे? तो बच्चे आपको मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे देखना पड़ेगा किसमें सिमिलरिटी ज्यादा है। जिसमें सिमिलरिटी सबसे ज्यादा है उसको एक स्पीसीज के ग्रुप में, मान लीजिए 10 इंडिविजुअल था, 10 में से 5 लगभग सिमिलर है, तो क्या बोल लीजिएगा कि ये 5 एक स्पीसीज से बिलोंग कर रहा है और अगला 5 अलग स्पीसीज से बिलोंग कर रहा है ना। सो दिस कॉन्सेप्ट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर प्रोकैरियोट लाइक ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया एंड ऑर्गेनिज्म व्हिच डू नॉट एग्जिबिट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है ये स्पीसीज का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। आगे की ओर बढ़ते बच्चे, अगले पॉइंट पे आते हैं। सो टेक्सोनॉमिक कॉन्सेप्ट की बात कर रहे थे। तो टेक्सोनॉमिक कॉन्सेप्ट करने का मतलब when a species is determined on the basis of morphological character। मैं अभी आपको बता रहा था कि अगर आपको स्पीसीज को डिफाइन करना है तो सबसे पहला डिफिनेशन आया कि वैसा दो ऑर्गेनिज्म जो आपस में इंटरब्रीड करके एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन कर ले, तभी हम बोलेंगे कि ये दोनों ऑर्गेनिज्म सेम स्पीसीज में रखा जा सकता है, सेम स्पीसीज से बिलोंग करता है। और अगर फर्टाइल ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन नहीं कर रहा है और स्टेराइल ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन कर रहा है तो इन दो ऑर्गेनिज्म को सेम ग्रुप में रखा नहीं जा सकता है। तो जो असेक्सुअली रिप्रोडक्शन कर रहे होंगे उसमें तो ऐसी बात होगी नहीं, तो इसके जगह पे क्या कुछ पार्ट आएगा। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हैं, स्पीसीज को डिफाइन कर रहे हैं, देन इट इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। एंड अगर मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे कर रहे हैं तो इसको क्या बोल लीजिएगा, टेक्सोनॉमिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। सो व्हेन अ स्पीसीज इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर देन इट इज कॉल्ड एज व्हाट, टेक्सोनॉमिक स्पीसीज। तो जो लोअर प्लांट होंगे, जो लोअर बैक्टीरिया होंगे, जो लोअर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लोअर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो सारे के सारे लोअर ही होंगे बच्चे। लोअर ग्रुप में आने वाले सारे प्लांट और एनिमल्स कैसे हो जाएंगे, तो ये टेक्सोनॉमिक स्पीसीज हो जाएंगे। सो इन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर हैव मोर वेटेज देन वेजिटेटिव कैरेक्टर। अगर आप क्लासिफाई करना चाहते हैं किसी को टेक्सोनॉमिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज के बेसिस पे, तो आपको कौन सा कैरेक्टर चूज करना पड़ेगा, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर चूज करना पड़ेगा। सर ऐसा नेसेसरी है क्या? जी हाँ बच्चे नेसेसरी है। क्यों?
क्योंकि यहाँ पे वेजिटेटिव स्ट्रक्चर इतना ज्यादा कंजर्व नहीं रहता है, लेकिन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ज्यादा कंजर्व रहता है, इसमें वेरिएशन आने का चांसेस कम होता है, बिकॉज रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कैरेक्टर आर मोर कंजर्व्ड। आगे की ओर बढ़ते हैं। By the help of this concept, we can explain all the living organism, prokaryote और eukaryote। आप morphological character के बेस पे सबको क्लासिफाई कर सकते हैं, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो चाहे वो यूकैरियोटिक हो। आगे की ओर बढ़ते हैं। All human beings present on the earth belongs to one biological species and one taxonomic species। जितने भी ह्यूमन बींग्स है बच्चे, सबको आप देखेंगे क्या, सब में मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटी, सबके पास दो ही हाथ है, दो ही पैर है, दो ही आंखें हैं, किसी के पास चार हाथ पैर देखने को मिला है क्या? नहीं मिला है। तो मॉर्फोलॉजिकल एज वेल एज बायोलॉजिकल सिमिलर है। कहीं भी दो स्पीसीज, दो ह्यूमन बींग्स आपस में इंटरब्रीड करेंगे तो नए फर्टाइल ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होगा ही, और अगर हो रहा है तो बायोलॉजिकल एज वेल एज टेक्सोनॉमिक स्पीसीज क्या है? सेम। आगे की ओर बढ़ते बच्चे, अगले पॉइंट पे आते हैं। अब क्लासिफिकेशन की बात करते हैं बच्चे। तो क्लासिफिकेशन दो तरीके का, मैं आपको बताया था सिस्टमैटिक्स और बताया था टेक्सोनॉमी। तो अगर मैं सिस्टमैटिक्स की बात कर लूं बच्चे, सिस्टमैटिक्स की बात कर लूं बच्चे, तो इसमें आया था डिस्क्रिप्शन, देन आया था आइडेंटिफिकेशन, देन आया था नोमेनक्लेचर एंड देन आया था क्लासिफिकेशन। डिस्क्रिप्शन करने का मतलब बताया था कि आपके क्लास में किसी बच्चे की एंट्री हो रही है और एंट्री होते के साथ आप क्या करेंगे, उसका डिस्क्रिप्शन लेंगे। कैसा ड्रेस कोड है, हेयर्स का डेवलपमेंट, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का डेवलपमेंट, है ना? बात समझ में आ रही है? तो इन सारे बेसिस पे, सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के बेसिस पे आप आइडेंटिफाई कर लिए मदर से सिमिलर है या फादर से सिमिलर है। मदर से सिमिलर है, मदर के जैसा फीचर्स दिख रहा है, एक्सटर्नल बॉडी अपीयरेंस मदर के जैसा दिख रहा है, देन सी इज गर्ल, और अगर फादर के जैसा सिमिलरिटी दिख रहा है तो बॉयज है ना? तो सबसे पहला डिस्क्रिप्शन दे दिए, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन कर लिए बॉय है या गर्ल है। उसके बाद या तो उससे उसका नाम पूछ लेंगे या तो उसका नाम रख देंगे। कुछ नाम रख दिए, अरे कुछ समझ में नहीं आता तो नया वाला लड़का, नई वाली लड़की, न्यू बॉय, न्यू गर्ल, और चश्मा पहन रहा है तो चश्मिश, मोटा है तो मोटू, पतला है तो पतलू, और पता नहीं क्या क्या। नोमेनक्लेचर आप कर चुके, नोमेनक्लेचर कर लिए, उसके बाद आप उसके साथ बात करने की कोशिश करेंगे। आपकी अगर आपकी बातों को सुनता है, आपकी बातों को समझता है, आपको सपोर्ट करता है, देन गुड फ्रेंड, और नहीं सुनता, आपसे लड़ने के लिए तैयार है, देन बैड फ्रेंड। तो आप क्लासिफाई कर लिए। क्लासिफिकेशन यहां तक हमारा कंप्लीट होता है। अब क्लासिफिकेशन की बात करते हैं बच्चे, क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन कितने कैरेक्टर के बेसिस पे किए। जैसे ही वो लड़के की एंट्री हुई, उसका ड्रेसिंग सेंस बड़ा खराब था, फटे कपड़े पुराने हुए पहने हुए थे। अब बोले इससे तो हमारी कभी बन ही नहीं सकती है क्योंकि इसका कपड़ा खराब है। तो एक कैरेक्टर के बेसिस पे आप जज कर लिए ना कि ये मेरा दोस्त नहीं बन सकता, ही कांट बी माय फ्रेंड। तो एक कैरेक्टर के बेसिस पे क्लासिफाई करना बहुत बेकार सिस्टम। बाद में 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल रहने के बाद पता चला जब जब हमको जिस चीजों की जरूरत पड़ी वो फ्रेंड हमारे लिए वो तैयार था। अब बहुत सारे कैरेक्टर के बेसिस पे अगर आप क्लासिफाई करेंगे तो वो कैसा होगा? अच्छा क्लासिफिकेशन होगा। एक दिन में आप देख के जज कर लिए तो वो खराब क्लासिफिकेशन, और ये खराब क्लासिफिकेशन है कौन सा? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। मैं पहले बता रहा हूं, एक दो कैरेक्टर के बेसिस पे, एक दो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे क्लासिफाई किए। कैसा क्लासिफिकेशन? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन का एग्जांपल कौन कौन सा है बच्चे? क्लासिफिकेशन ऑफ एरिस्टोटल, क्लासिफिकेशन ऑफ थियोफ्रेस्टस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कार्लस लिनस। सारा का सारा किसका एग्जांपल है बच्चे? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन का। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड होंगे बच्चे? ये आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन बोल सकते हैं एक या दो, 1 या 2 मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पे बेस्ड होंगे। अब बहुत सारे कैरेक्टर के बेसिस पे अगर हम क्लासिफाई करते हैं तो ये क्लासिफिकेशन कैसा होगा बच्चे? ये क्लासिफिकेशन अच्छा होगा, और इस क्लासिफिकेशन का नाम क्या दे देंगे? इस क्लासिफिकेशन का नाम दे देंगे नेचुरल क्लासिफिकेशन। तो बहुत सारे कैरेक्टर क्या क्या आ रहे हैं बच्चे? सबसे पहला कैरेक्टर ले सकते हैं मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे, ऑल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे, मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे है।
मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे है। दूसरे पॉइंट पे आ जाइएगा तो किसके बेसिस पे है बच्चे, एनाटॉमी के बेसिस पे है, एनाटॉमिकल कैरेक्टर के बेसिस पे है। तीसरे पॉइंट पे आ जाइएगा बच्चे तो बोल सकते हैं साइटोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे है, साइटोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे है ना। और भी चले सकते हैं बच्चे, और भी कई सारे स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्लासिफाई किए हुए। तो आप क्या बोल लीजिएगा, ये तो अच्छा क्लासिफिकेशन है। और अच्छा क्लासिफिकेशन कौन सा है, नेचुरल फॉर्मल क्लासिफिकेशन है। अब नेचुरल फॉर्मल क्लासेस, नेचुरल क्लासिफिकेशन, नेचुरल फॉर्मल नहीं बच्चे, नेचुरल क्लासिफिकेशन है। अब नेचुरल क्लासिफिकेशन का एग्जांपल कौन कौन सा हो जाता है, जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर का क्लासिफिकेशन, आर.एच. व्हिटेकर का क्लासिफिकेशन, और लास्ट में आ जाते हैं बच्चे कार्ल वीज का क्लासिफिकेशन। अच्छा, अब चलते आगे बच्चे। इस नेचुरल क्लासिफिकेशन को फर्दर फिर से दो पार्ट में बांटा गया है ना। इस नेचुरल क्लासिफिकेशन को फर्दर दो पार्ट में बांटा गया है। तो इसके दो कैटेगरी आते हैं बच्चे। सबसे पहले की बात कर लेते हैं तो सबसे पहला इस नेचुरल का दो पार्ट देखने को मिलता है। पहला हमारे पास नेचुरल फॉर्मल, नेचुरल फॉर्मल, और दूसरा है हमारे पास बच्चे नेचुरल फाइलोजेनेटिक, जेनेटिक। ठीक है, तो नेचुरल फॉर्मल कहने का मतलब क्या हुआ, बहुत सारे कैरेक्टर के बेसिस पे क्लासिफाई किए। लेकिन अगर आप फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप नहीं देखें, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप नहीं देखें, तो ये क्लासिफिकेशन कैसा हो जाएगा, ये क्लासिफिकेशन हो जाएगा बच्चे नेचुरल फॉर्मल। और नेचुरल फॉर्मल का एग्जांपल कौन सा है, जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर का क्लासिफिकेशन। भाई अब क्लास में जो नए फ्रेंड आए थे वो हमारे अच्छी कैटेगरी में आ गए, साथ में तैयारी किए, साथ में दोनों का जॉब लग गया, अब फादर के पास लेके जा रहे हैं, बी आर फ्रेंड एंड वी वांट कंटिन्यू आवर लाइफ साइकिल, है ना। बोल सकते हैं कि अब हम इसी के साथ अपनी जिंदगी काटना चाहते हैं। तो फादर का सबसे पहला स्टेटमेंट क्या होगा, कौन से जात से बिलोंग करता है, कहने का मतलब इवोल्यूशन क्या रहा है उसका, कहां से क्या ऑरिजिन रहा है। और अगर ऑरिजिन के बेसिस पे क्लासिफाई किए, इवोल्यूशन के बेसिस पे क्लासिफाई किए, देन इट इज कॉल्ड एज व्हाट, नेचुरल फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। पहले से तो आप बहुत सारे कैरेक्टर के बेसिस पे क्लासिफाई किए ही थे, लेकिन अब ऑरिजिन भी देख लिए, क्या वो क्रिमिनल फैमिली से तो बिलोंग नहीं करता है, कहीं कोई ऐसे घर से तो बिलोंग नहीं करता जो आपके लिए मुश्किल वाला कंडीशन खड़ा कर सकता है। तो अगर इवोल्यूशन को भी देख रहा है, ऑरिजिन को भी देख रहा है, देन इट इज कॉल्ड एज व्हाट, नेचुरल फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। तो बात समझ में आई होगी बच्चे, क्या क्लासिफिकेशन दो तरह का है, एक आर्टिफिशियल और दूसरा नेचुरल। और नेचुरल क्लासिफिकेशन भी दो तरह का, नेचुरल क्लासिफिकेशन नेचुरल फॉर्मल और नेचुरल फाइलोजेनेटिक। नेचुरल फॉर्मल का एग्जांपल हो जाएगा बच्चे बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर का क्लासिफिकेशन, और नेचुरल फाइलोजेनेटिक का एग्जांपल हो जाएगा बच्चे आर.एच. व्हिटेकर का क्लासिफिकेशन। आगे की ओर बढ़ते बच्चे, अब हिस्ट्री ऑफ टेक्सोनॉमी की बात करते हैं। तो सबसे पहले बार जो क्लासिफिकेशन किया गया था बच्चे एरिस्टोटल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, एरिस्टोटल के द्वारा। और एरिस्टोटल को बोला जाता है बच्चे फादर ऑफ बायोलॉजी एज वेल एज फादर ऑफ जूलॉजी। इनके हिसाब से प्लांट किंगडम को तीन कैटेगरी में बांटा गया था, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ हैबिट। अगर बात कर लेते हैं हर्ब्स की, तो हर्ब्स बड़ा छोटा सा प्लांट, इससे बड़ा थोड़े से बात कर लेते हैं बच्चे तो श्रब्स की थोड़ा सा बड़ा, और बहुत बड़े की बात कर लेते हैं बच्चे तो ट्रीज हो जाता है ना। तो एक मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे, वो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर था क्या, ग्रोथ हैबिट। एक कैरेक्टर के बेसिस पे क्लासिफाई करना, बताइएगा खराब सिस्टम या अच्छा सिस्टम, सर खराब सिस्टम। कौन सा, आर्टिफिशियल या नेचुरल, सर आर्टिफिशियल सिस्टम। तो ये आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम का एग्जांपल हो जाता है। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल प्लांट किंगडम को तीन कैटेगरी में बांटे थे। पहला कैटेगरी था हर्ब्स, दूसरा कैटेगरी था सर्ब्स, और तीसरा कैटेगरी कौन सा था, ट्रीज। आगे की ओर बढ़ते बच्चे, अगले पॉइंट पे आते हैं। तो हिस्ट्री ऑफ टेक्सोनॉमी की बात कर रहे थे, तो अगला जो क्लासिफिकेशन दिया गया था बच्चे थियोफ्रास्टस के द्वारा। किसके द्वारा, थियोफ्रास्टस के द्वारा। तो थियोफ्रास्टस को हम बोल लेते हैं फादर ऑफ बॉटनी, है ना। तो थियोफ्रास्टस इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट, फादर ऑफ बॉटनी। और इन्हीं को बोलते हैं फादर ऑफ एंशिएंट टेक्सोनॉमी। फादर ऑफ एंशिएंट टेक्सोनॉमी बोल दिए किसको, थियोफ्रास्टस को। अब ये
एरिस्टोटल के क्लासिफिकेशन में ही थोड़ा सा इंप्लीमेंट किए। क्या किए? एक ही कैरेक्टर के बेसिस पे क्लासिफाई किए, लेकिन जो बहुत छोटा था इसको क्या बोल दिए? हर्ब्स। थोड़ा सा बड़ा हुआ तो अंडर श्रब्स, और इससे थोड़ा और बड़ा हुआ तो श्रब्स, और उसके बाद क्या बोल दिए? ट्रीज। एक ही कैरेक्टर के बेसिस पे क्लासिफाई किए ना, क्या बोल लीजिएगा? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। प्लांट किंगडम को एरिस्टोटल 3 पार्ट में, और यहां पे कितने? 4 पार्ट में, हर्ब्स, अंडर श्रब्स, श्रब्स और ट्रीज। आगे की ओर बढ़ते बच्चे, अगले क्लासिफिकेशन पे आ जाते हैं बच्चे। तो अगला क्लासिफिकेशन है हमारे पास कार्लस लिनस का क्लासिफिकेशन। अगर कार्लस लिनस के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं बच्चे, तो ये लिविंग वर्ल्ड में, कहने का मतलब दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे ना, सबको 2 कैटेगरी में बांट दिए थे। पहले को बोल दिए बच्चे प्लांटी, और दूसरे को क्या बोल दिए? एनिमलिया। तो अकॉर्डिंग टू कार्लस लिनस देयर वेर 2 किंगडम, फर्स्ट प्लांटी किंगडम और दूसरा एनिमलिया किंगडम। अगेन ये भी एक ही कैरेक्टर के बेसिस पे क्लासिफाई किए। एक कैरेक्टर के बेसिस पे क्लासिफाई किए करने का मतलब सेल वॉल जहां पे प्रेजेंट था उसको बोल दिए प्लांटी, और एब्सेंट था तो उसको क्या बोल दिए? एनिमलिया। तो प्लांट की बात कीजिएगा बच्चे, तो यहां पे सेल वॉल प्रेजेंट था, सेल वॉल प्रेजेंट है। और यहां पे एनिमलिया की बात कीजिएगा बच्चे, तो सेल वॉल क्या बोल लीजिएगा? सेल वॉल एब्सेंट है। सेल वॉल यहां पे एब्सेंट दिख रहा है, और यहां पे सेल वॉल प्रेजेंट दिख रहा है। ठीक है। सो डिमेरिट क्या हो गया बच्चे? अगर हम 5 किंगडम में चलें तो 5 किंगडम हमारे पास था। एडवांस सिस्टम की बात करता हूं, बैक ट्रेस करके आपको लेके आऊंगा 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में। तो सबसे पहला किंगडम था बच्चे हमारे पास मोनेरा। दूसरा किंगडम हमारे पास था प्रोटिस्टा, है ना, प्रोटिस्टा। तीसरा किंगडम हमारे पास था, तीसरा किंगडम फंजाई। चौथा किंगडम हमारे पास था प्लांटी, प्लांटी। और 5वां किंगडम हमारे पास था एनिमलिया, एनिमलिया। ठीक है। तो अगर मैं बात कर लेता हूं बच्चे, इसमें से ये वाला किंगडम कैसा था? प्रोकैरियोटिक। कैसा था? प्रोकैरियोटिक। ठीक है। और बाकी 4 किंगडम कैसे थे बच्चे? ये बाकी 4 किंगडम थे आपके यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर आ जाएगा बच्चे ये मोनेरा, मोनेरा और प्रोटिस्टा की बात कर लेते हैं बच्चे। तो ये कैसा था? यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर। और बाकी सारे की बात कर लीजिएगा बच्चे, कैसा था? मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर। ठीक है। अच्छा, अब चलिएगा यहां पे सेल वॉल देखिएगा, जहां पे टिक करते जाऊंगा बच्चे सेल वॉल, सेल वॉल यहां पे प्रेजेंट है, यहां पे भी सेल वॉल प्रेजेंट है, यहां पे भी सेल वॉल प्रेजेंट है, यहां पे भी सेल वॉल प्रेजेंट है, यहां पे सेल वॉल एब्सेंट है। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, सबको उठा के एक साथ रख दिया गया। किस में रख दिया गया? प्लांटी में। और बस एक पार्ट अलग हुआ। कौन सा अलग हुआ? एनिमलिया बस अलग हुआ। तो बात समझ में आ रही है? ये कैसा क्लासिफिकेशन है जिसमें सारे अगेंस्ट मतलब एंटागोनिस्टिक कैरेक्टर है। कोई प्रोकैरियोटिक है, कोई यूकैरियोटिक है, कोई यूनिसेलुलर है और कोई मल्टीसेलुलर है। सबको उठा के एक साथ रख देना। ये क्लासिफिकेशन अच्छा होगा या बेकार होगा? सर बेकार क्लासिफिकेशन होगा। तो बेकार क्लासिफिकेशन, ये बेकार क्लासिफिकेशन का नाम क्या दिए थे? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। सो व्हाट वाज द डिमेरिट ऑफ 2 किंगडम क्लासिफिकेशन? फर्स्ट पॉइंट में देखिएगा बच्चे, तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन का डिमेरिट क्या था? प्रोकैरियोट्स लाइक बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, एंड यूकैरियोट लाइक फंजाई एंड मोसेस एंड ब्रायोफाइट, फर्न्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, सबको मिला के एक किंगडम में रख दिया गया था। कौन से किंगडम में? प्लांटी किंगडम में। आगे की ओर बढ़ते बच्चे, सेकेंड डिमेरिट की बात करते हैं। तो दूसरे डिमेरिट में क्या देखिएगा बच्चे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास की बात कर लीजिएगा तो कैसा है? यूनिसेलुलर है। एंड क्लोरेला की बात कर लीजिएगा तो भी कैसा है? यूनिसेलुलर। एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक स्पायरोगायरा all placed together under a algae in plant kingdom because they have the cell wall. अब जितने भी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर सबको उठा के एक साथ रख दिया गया। हम बाद के एडवांस सिस्टम की बात नहीं कर रहे, एल्गी की अभी बात नहीं कर रहे हैं। आप ऐसे समझिएगा कि क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला यूनिसेलुलर है और स्पायरोगायरा मल्टीसेलुलर है, तो दोनों को उठा के एक साथ रख दिया गया। क्यों रखा गया? क्योंकि दोनों में सेल वॉल प्रेजेंट था। सर अभी भी तो हम दोनों को एक ही कैटेगरी में पढ़ते हैं, एल्गी की कैटेगरी में ही पढ़ते हैं।
हम अभी उस एडवांस सिस्टम पे नहीं जा रहे हैं, हम तो बस इतना बताने की कोशिश कर रहे हैं बच्चे, ये क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड है, सेल वॉल प्रेजेंट और सेल वॉल अब्सेंट, एक ही कैरेक्टर चूज किया गया। तो कोई यूनिसेलुलर है, कोई मल्टीसेलुलर है, कोई प्रोकैरियोटिक है, कोई यूकैरियोटिक है, तो सबको मिला के एक साथ रख देना, अच्छा सिस्टम या खराब सिस्टम, खराब सिस्टम। आगे चलते हैं। दिस क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन हेट्रोट्रोपिक फंजाई, फंजाई कैसा था, हेट्रोट्रोपिक, प्लांटी कैसा था, ऑटोट्रोपिक, साइनोबैक्टीरिया कैसा था, ऑटोट्रोपिक, और अगर कुछ बैक्टीरिया की बात कर लेते तो हेट्रोट्रोपिक। ना ऑटोट्रोपिक ना हेट्रोट्रोपिक में डिफरेंशिएट कर पाया, ना यूनिसेलुलर ना मल्टीसेलुलर में, ना प्रोकैरियोट ना यूकैरियोट में, है ना। सो this classification system did not differentiate between heterotrophic fungi and autotrophic green plant through they also showed a characteristic difference in cell wall composition। इनके सेल वॉल में भी सेल वॉल की कंपोजिशन में डिफरेंसेस होता है। फंगस का सेल वॉल काइटिन का बना हुआ है, प्लांट का सेल वॉल सेलुलोज का बना हुआ है, फिर भी उठा के एक किंगडम में रख दिया गया। बताइए अच्छा सिस्टम या खराब सिस्टम? सर खराब सिस्टम। किसके कैटेगरी में? आर्टिफिशियल सिस्टम के कैटेगरी में। आगे बढ़ते हैं। The fungi has chitin and their cell wall in their cell wall, while green plant have cellulosic cell wall। बता चुका हूं बच्चे, आगे की ओर बढ़ते हैं। Position of Euglena is not fixed in the system। यूग्लिना को किसी प्लेस में रखा ही नहीं गया बच्चे। यूग्लिना में फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी था, सेल वॉल अब्सेंट था, इसको किसी कैटेगरी में उठा के नहीं रख सकते। आगे चलते बच्चे। पैरामीशियम एंड अमीबा वेयर प्लेस्ड इन एनिमल किंगडम। ये पैरामीशियम और अमीबा हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे फीड करता था, और सेल वॉल अब्सेंट था, किसमें उठा के रख दिया गया बच्चे? तो एनिमल्स में रख दिया गया, है ना। क्यों? क्योंकि यहां पे सेल वॉल क्या था? अब्सेंट, है ना। आगे की ओर बढ़ते बच्चे। तो ये बातें हो रही थी बच्चे किसकी? टू किंगडम क्लासिफिकेशन की। एक कैरेक्टर के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया, सेल वॉल प्रेजेंट है या सेल वॉल अब्सेंट है, इसके बेसिस पे क्लासिफाई किया गया, तो आप क्या बोल लीजिएगा? खराब सिस्टम। अब थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ा रहा हूं बच्चे, इसी कार्डलस लिनस की क्लासिफिकेशन की। तो कार्डलस लिनस प्लांट को 24 कैटेगरी में बांटे थे ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्टामेन एंड कार्पेल। तो स्टामेन और कार्पेल किसको रिप्रेजेंट करता है? स्टामेन और कार्पेल रिप्रेजेंट करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को। तो कार्डलस लिनस की क्लासिफिकेशन को क्या नाम दे दिया गया था? सेक्सुअल क्लासिफिकेशन भी बोला गया था। क्या बोला गया था बच्चे? सेक्सुअल क्लासिफिकेशन भी बोला गया था। ठीक है, क्यों? क्योंकि स्टामेन और कार्पेल के बेसिस पे प्लांट को बांटे थे। प्लांट को 24 कैटेगरी में बांटे थे ऑन द बेसिस ऑफ स्टामेन एंड कार्पेल। अगेन बच्चे कितने कैरेक्टर को क्लासिफिकेशन के लिए यूज किया गया? 1 से 2 कैरेक्टर को यूज किया गया। फिर से बोलिएगा अच्छा ये खराब सिस्टम। खराब सिस्टम कौन सा सिस्टम? आर्टिफिशियल सिस्टम। आगे की ओर बढ़ते बच्चे, अगले क्लासिफिकेशन में आते हैं। तो अगला क्लासिफिकेशन है बच्चे, ये पार्ट अभी तक कार्डलस लिनस का जो आप पार्ट पढ़ रहे थे उसमें क्या था? ये सारा का सारा आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम का एग्जाम्पल था। अब अगला एग्जाम्पल जो है ना बच्चे, वो आपका नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम का एग्जाम्पल है। तो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो था बच्चे, सबसे पहला मैं आपको बताया था नेचुरल फॉर्मल क्लासिफिकेशन। अगर नेचुरल फॉर्मल क्लासिफिकेशन की बात करते बच्चे, तो ये ऑरिजिन के बेसिस पे, है ना, ऑरिजिन के बेसिस पे क्लासिफाइड नहीं किया हुआ था, ऑरिजिन को नहीं देखा गया था, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को नहीं देखा गया था, इवोल्यूशन को नहीं देखा गया था, इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ है। तो इसको नाम क्या दे देंगे? नेचुरल फॉर्मल क्लासिफिकेशन। बहुत सारे कैरेक्टर देखे गए, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर देखा गया, साइटोलॉजिकल कैरेक्टर देखा गया, एनाटॉमिकल कैरेक्टर देखा गया, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स देखा गया, लेकिन इवोल्यूशन नहीं देखा गया, ऑरिजिन नहीं देखा गया। तो ऐसे क्लासिफिकेशन को क्या बोलेंगे? अच्छा क्लासिफिकेशन या खराब क्लासिफिकेशन? सर खराब क्लासिफिकेशन तो पूरी तरह से नहीं हुआ, लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं हुआ, तो नाम दे दिए नेचुरल फॉर्मल, है ना। सो ये जो जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर थे बच्चे, रिलेटेड टू रॉयल बॉटनिकल गार्डन एज अ क्यूरेटर, ये क्यूरेटर की तरह रॉयल बॉटनिकल गार्डन में काम करते थे। आगे चलते बच्चे, बुक इनके द्वारा एक बुक लिखा गया था, कौन सा? जेनरा प्लांटेरम, नॉट द स्पीसीज प्लांटेरम, ये नाम है जेनरा प्लांटेरम, जिसमें क्या किया गया था बच्चे? क्लासिफिकेशन ऑफ सीडेड प्लांट। कहने का मतलब
स्पर्मेटोफाइटा को डिवाइड किया गया था बच्चे। स्पर्मेटोफाइटा करने का मतलब क्या, जहां पे सीड बन रहा है। स्पर्मेटोफाइटा करने का मतलब सीड बन रहा है, तो सीड किस में बनता है, जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म में। स्पर्म कहने का मतलब सीड और फाइटा करने का मतलब प्लांट। वैसा प्लांट जिसमें सीड होता है उसको स्पर्मेटोफाइटा। स्पर्मेटोफाइटा को दो कैटेगरी में, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोज करने का मतलब होता है नेकेड और स्पर्म करने का मतलब सीड। वैसा प्लांट जिसमें नेकेड सीड बन रहा है जिम्नोज स्पर्म, और एंजियोज का मतलब होता है क्लोज्ड वेसल्स। अगर क्लोज्ड वेसल्स के अंदर सीड बन रहा है तो क्या बोल लीजिएगा, एंजियोज स्पर्म। आगे की ओर बढ़ते बच्चे, तो जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर साहब के हिसाब से स्पर्मेटोफाइटा को 3 कैटेगरी में बांटा गया था। तो स्पर्मेटोफाइटा को 3 क्लास में बांटा गया था। सबसे पहला क्लास है हमारे पास डाइकोटिलेडोनी, दूसरा क्लास है हमारे पास जिम्नोस्पर्मी, और तीसरा क्लास है हमारे पास मोनोकोटिलेडोनी। डाइकोटिलेडोनी की बात कीजिएगा बच्चे तो 165 फैमिली, और अगर बात कर लेते हैं मोनोकोटिलेडोनी जिम्नोस्पर्मी की तो 3 फैमिली, और मोनोकोटिलेडोन की तो 34 फैमिली। डाइकोट और मोनोकोट की बात कीजिएगा ना बच्चे, तो डाइकोट और मोनोकोट कैसा है, फ्लावरिंग प्लांट। तो फ्लावरिंग प्लांट का फैमिली कितना था, 199 फैमिली, और नॉन फ्लावरिंग प्लांट का फैमिली कितना था, 3 फैमिली, है ना। नॉन फ्लावरिंग फ्लावरिंग प्लांट का फैमिली कितना, 199, और नॉन फ्लावरिंग फैमिली कितने थे, 3 फैमिलीज। सो इट वाज अ नेचुरल क्लासिफिकेशन मेनली बेस्ड ऑन फ्लोरल कैरेक्टर, बेस्ड ऑन एक्चुअल ऑब्जर्वेशन। ये सारे कैरेक्टर को ऑब्जर्व किया गया था। डिमेरिट क्या था बच्चे, इसका डिमेरिट मैं आपको पहले ही बताया, ऑरिजिन के बेसिस पे क्लासिफाई नहीं किया गया था। अगर ऑरिजिन के बेसिस पे चलते तो फर्स्ट नंबर इसको दिया जाता, सेकेंड नंबर इसको दिया जाता, और यहां पे क्या आ जाता बच्चे, यहां पे इसका 3rd नंबर आ जाता। तो ऑरिजिन के बेसिस पे क्लासिफाई नहीं किया हुआ है। अगर ऑरिजिन के बेसिस पे क्लासिफाई नहीं किया हुआ तो क्या बोल लीजिएगा, नेचुरल फॉर्मल क्लासिफिकेशन। सो फाइलोजेनी ऑफ प्लांट इज नॉट कंसीडर्ड। करेक्ट फाइलोजेनी क्या होता है, जिम्नोस्पर्म, डाइकोट, मोनोकोट। और अभी क्या है बच्चे, डाइकोट है, जिम्नोस्पर्म है, मोनोकोट है। तो ये गलत क्लासिफिकेशन, ऑरिजिन के बेसिस पे नहीं है, और ये क्या बोल लीजिएगा, ऑरिजिन के बेसिस पे। आगे की ओर बढ़ते बच्चे।